आज की हमारी ये गहरी पड़ताल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी इंटर्नशिप कैसे पाई जाए और इस फील्ड का भविष्य कैसा दिखता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये फील्ड इतनी तेजी से बदल रहा है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस जानकारी को एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलते हैं। तो सबसे फाउंडेशनल सवाल, लाइफ साइंसेज में एक स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप आखिर इतनी जरूरी है ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ डिग्री काफी है। मतलब डिग्री आपको व्हाट सिखाती है, इंटर्नशिप आपको हाउ सिखाती है। ये सिर्फ सीवी पर एक लाइन नहीं है, ये आपके करियर की नींव है। फाउंडेशन। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला और सीधा फायदा है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। किताबों में हम पीसीआर की थ्योरी पढ़ते हैं, पर एक डायग्नोस्टिक लैब में पेशेंट सैंपल पर पीसीआर रन करना, कंटामिनेशन से बचना, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। एग्जैक्टली। वो प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ हैंड्स ऑन काम से ही जाते हैं। इंडस्ट्री में आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंटेशन, डेडलाइंस, ये सब मैटर करता है। आप एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो सीखते हैं। हाँ, और यहीं पर आपको पाइथन जैसी कंप्यूटेशनल स्किल्स या रिसर्च पेपर लिखने जैसी सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत समझ आती है। और शायद ये भी पता चलता है कि असल में इंटरेस्ट है किस चीज में। बिल्कुल, ये करियर को डायरेक्शन देने जैसा है। हो सकता है आपको लगे कि आप R&D के लिए बने हैं, पर इंटर्नशिप में पता चले कि आपको क्वालिटी कंट्रोल में ज्यादा मजा आ रहा है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं। इस फील्ड में कनेक्शंस बहुत मायने रखते हैं। ये बात तो है, जब कोई पोजीशन निकलती है तो कंपनीज अक्सर किसी नॉन कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं। एग्जैक्टली। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत FYUP में ट्रेनिंग को डिग्री का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। तो अब ये ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। हाँ, वेकेशंस का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो साफ है कि इंटर्नशिप नॉन निगोशिएबल है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले कैसे? क्या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी है? हाँ बिल्कुल है। भारत का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब DBT इसे लेकर काफी प्रोएक्टिव है। उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है BITP, बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये BE, BTech, MSc स्टूडेंट्स को 6 महीने की हैंड्स ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देता है। ओह वाओ! और साथ में 10,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड भी। ये तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने से स्टूडेंट्स पर बोझ कम हो जाता है। ये तो इंडस्ट्री के लिए हो गया। एकेडमिक रिसर्च वालों के लिए क्या ऑप्शंस है? उनके लिए भी DBT के कई इनिशिएटिव्स हैं, जैसे RCB या CSIR IMTech में रिसर्च ट्रेनिंग होती है। एक और बेहतरीन प्रोग्राम है राइज, रिसर्च इंटर्नशिप इन बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये 2-3 महीने की इंटर्नशिप है जिसमें हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स पर काम करने का मौका और फेलोशिप दोनों मिलते हैं। और DBT सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, एकेडमिक लेवल पर भी सपोर्ट करता है, राइट? हाँ, देश की 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में PG प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, JATB एग्जाम के थ्रू। और अगर किसी के पास कोई ब्रिलियंट आइडिया हो तो, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? उसके लिए BRAC है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन सब सपोर्ट देता है। फंडिंग भी? हाँ, उनकी एक बिग स्कीम है, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। वो आइडिया को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक ले जाने के लिए 18 महीने के लिए 50 लाख रुपए तक का ग्रांट देती है। 50 लाख? That's amazing. और तो और लखनऊ, गुवाहाटी जैसे शहरों में। और अब एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुवाहाटी जैसे शहरों में बायोटेक पार्क्स भी हैं जो रेडी टू यूज लैब फैसिलिटीज देते हैं। ये तो गवर्नमेंट सपोर्ट की पूरी लिस्ट हो गई, लेकिन कंपटीशन तो यहाँ भी होगा। स्टूडेंट्स खुद से कहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं? सेल्फ इनिशिएटिव तो सबसे जरूरी है। एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वो हमेशा एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ISC बैंगलोर, NCBS, IITs, CSIR लैब्स। यहाँ समर और विंटर इंटर्नशिप्स निकलती रहती हैं। हाँ, और IISc इंसान नासी समर रिसर्च फेलोशिप एक बहुत प्रेस्टिजियस मौका है। एक टिप ये है कि इन संस्थानों की वेबसाइट्स पर समर इंटर्नशिप्स के लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच नजर रखना शुरू कर दें। ओके, अक्टूबर टू फरवरी, क्योंकि स्लॉट्स जल्दी भर जाते होंगे। बिल्कुल। और एकेडमिक लैब्स के अलावा प्राइवेट कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोकॉन, भारत बायोटेक जैसी बड़ी कंपनियां।
और नए स्टार्टअप्स भी। हाँ, सिर्फ बड़े नामों के पीछे ना भागें। स्ट्रिंग बायो, C6 एनर्जी जैसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स में सीखने का एक्सपोजर कहीं ज्यादा हो सकता है। सही बात है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंजल लिस्ट, इंटर्नशाला, लिंक्डइन तो है ही। कभी कभी ना सबसे अच्छे रिसोर्सेज हमारे सबसे करीब होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अपने प्रोफेसर से बात करना बहुत जरूरी है। उनके पास इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो कहीं ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होंगे। और ऑनलाइन कम्युनिटीज, लिंक्डइन पर स्पेसिफिक ग्रुप्स, रिसर्च गेट, ये सब बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो लेट्स अनपैक दिस। जगहें पता चल गई, अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, अप्लाई कैसे करें? कर देते हैं, जैसे PCR, ELIZA। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? The key is to frame your skills as achievements. अचीवमेंट्स जैसे? PCR लिखने की बजाय लिखिए successfully optimized a PCR protocol for a low yield DNA sample, improving efficiency by 20%. ओह, आई सी। इससे पता चलता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। Exactly. अपने MOOCs, सर्टिफिकेशंस, कॉलेज प्रोजेक्ट्स सबको इसी तरह फ्रेम करें। रिज्यूमे के बाद अगला कदम? एक पर्सनलाइज्ड कवर लेटर या ईमेल। ये टू whom it may concern वाला जेनेरिक ईमेल नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ी रिसर्च करनी होगी। हाँ, प्रोफेसर के किसी रीसेंट रिसर्च पेपर या कंपनी के मिशन का जिक्र करें। इससे पता चलता है कि आपने होमवर्क किया है। और एक रेफरेंस लेटर भी करना एक अच्छा आइडिया है। हाँ, और अगर 10-14 दिन में जवाब ना आए तो एक पोलाइट फॉलोअप ईमेल भेजें। परसिस्टेंस इज की। ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन एक मुश्किल सवाल भी है। कई इंटर्नशिप्स, स्पेशली पहली वाली, अनपेड होती हैं। हाँ, और ये एक जरूरी मुद्दा है। एडवाइस तो यही दी जाती है कि पहली इंटर्नशिप में स्टाइपेंड पर नहीं, एक्सपीरियंस पर फोकस करें। इसे भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट समझें। ये एक कॉमन एडवाइस है, लेकिन क्या इससे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एक एंट्री बैरियर नहीं बन जाता? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और इंडस्ट्री में इस पर डिस्कशन हो रहा है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स लोकल अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा फोकस करें ताकि अकोमोडेशन का खर्च बचे। और अगर फिर भी इंटर्नशिप ना मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी स्किल्स को ऑनलाइन बढ़ाएं। कोर्सेरा, NPTEL, EDX पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करें। द गोल इज टू शो दैट यू आर प्रोडक्टिव। राइट, ओके। तो मान लेते हैं कि इंटर्नशिप मिल गई। इंटर्नशिप के दौरान और उसके बाद क्या करना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके? इंटर्नशिप मिलना तो बस शुरुआत है। इंटर्नशिप के दौरान हर दिन नोट्स बनाने की आदत डालें। आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या गलत हुआ। ये रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा। बहुत मदद करेगा। दूसरा, सवाल पूछें। आपका मेंटर आपसे परफेक्शन की नहीं, क्यूरियोसिटी की उम्मीद करता है। और तीसरा, नेटवर्क बनाएं। हाँ, सिर्फ अपने मेंटर से नहीं, लैबमेट्स, दूसरे डिपार्टमेंट्स के रिसर्चर्स, सबसे लिंक्डइन पर कनेक्ट करें। और इंटर्नशिप खत्म होने पर 2 चीजें। पहला, सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूर मांगें। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिंक्डइन पर एक शॉर्ट पोस्ट लिखें। इससे आपकी प्रोफेशनल डिजिटल प्रेजेंस बनती है। ठीक है, तो अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। आने वाले 10 सालों में लाइफ साइंस के वो कौन से रिसर्च फील्ड्स हैं जो दुनिया पर राज करेंगे? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक 5 फील्ड्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को रीशेप कर देंगे। ओके, तो सबसे पहली बिग वेव कौन सी है? पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्पेसिफिकली क्रिस्पर। ये अब सिर्फ DNA काटने तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास CRISPR-Cas13 है जो RNA को एडिट कर सकता है और उससे भी एडवांस्ड है। बेस एडिटर्स और प्राइम एडिटर्स। बेस और प्राइम एडिटर्स ये क्या करते हैं? सोचिए, बेस एडिटर्स DNA के एक लेटर को दूसरे से बदल सकते हैं, जैसे किसी शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करना। बहुत प्रिसाइज। हाँ, और प्राइम एडिटर्स तो MS वर्ड के सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह है। वाओ, ये तो सच में लाइफ के सोर्स कोड को एडिट करने जैसा है। दूसरा फील्ड? दूसरा है सिंथेटिक बायोलॉजी, मतलब शून्य से जीवन का निर्माण करना। शून्य से? हाँ, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग मौजूदा DNA को एडिट करती है तो सिंथेटिक बायोलॉजी नए बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिजाइन और क्रिएट करती है। इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एंडलेस है।
हम ऐसे माइक्रोब्स डिजाइन कर सकते हैं जो इंसुलिन जैसी दवाइयां बनाएं, या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो ऑयल स्पिल्स को साफ कर दें। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। तीसरा ब्रेक थ्रू, तीसरा है रीजनरेटिव मेडिसिन। मतलब शरीर को खुद को ठीक करने की क्षमता देना। एग्जैक्टली। इसका वादा है कि एक दिन हम ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार करने की बजाय पेशेंट के खुद के सेल से एक नया दिल या किडनी उगा सकेंगे। क्या ये वाकई में संभव हो रहा है? हाँ, इसमें इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स यानी iPSCs और 3D बायोप्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से बड़े ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। 3D बायोप्रिंटिंग। ऑर्गन्स की। हाँ, लिविंग टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रिंट किए जा रहे हैं। ये ऑर्गन शॉर्टेज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चौथा फील्ड यकीनन डेटा से ही जुड़ा होगा। आपने सही पकड़ा। चौथा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड AI एंड बायोटेक। बायोलॉजी अब सिर्फ वेट लैब्स तक ही सीमित नहीं रही, ये बिग डेटा का फील्ड बन चुकी है। और AI यहाँ कर क्या रहा है? ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। AI मॉडल्स की मदद से हम सालों की बजाय हफ्तों में नए पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल्स खोज सकते हैं। हफ्तों में? हाँ, और दूसरा बड़ा एप्लीकेशन है प्रिसिजन मेडिसिन, मतलब पेशेंट के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिजाइन करना। वन सिक्स फिर का अंत। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी फील्ड? पांचवा है सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसका लक्ष्य है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को क्लीन ग्रीन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिप्लेस करना। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स? एल्गी से बनने वाले बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट? हाँ, और वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस। भारत के लिए ये फील्ड पोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस जैसी बड़ी समस्याओं को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इंटर्नशिप ढूंढने के पहले कदम से लेकर बायोटेक्नोलॉजी के कटिंग एज भविष्य की खोज तक ये एक जबरदस्त सफर रहा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये भविष्य दूर का सपना नहीं है, ये अभी इसी वक्त बन रहा है। राइट नाउ? हाँ, क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज क्लिनिकल ट्रायल्स में है, सिंथेटिक बायोलॉजी स्टार्टअप्स अरबों डॉलर्स की फंडिंग उठा रहे हैं, और भारत के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स सबके लिए इस ग्लोबल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का ये सबसे एक्साइटिंग समय है। आज की इस चर्चा से एक आखिरी विचार जो मन में आता है। हाँ, वो ये है कि जब हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं, नए बायोलॉजिकल सिस्टम्स बना सकते हैं और ऑर्गन्स उगा सकते हैं, तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। एक नैतिक सवाल। हाँ, एक समाज के रूप में हम इन शक्तिशाली नई तकनीकों की नैतिक सीमाओं को कैसे तय करेंगे, ये एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। If want more such video and podcast, please like and subscribe the channel to encourage us.